जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा 3। आज के लेक्चर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने सिर्फ पढ़ना है। उसमें 2 कंसेप्ट हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हो सकता है काफ़ी 1.5-2 सफ़े हैं। कितने सफ़े हैं इसमें? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में कोई 2 सफ़े हैं। 2 नहीं है भाई, ये सवा है। आधे से ज्यादा सफ़े पे सवाल है, एग्जाम टिप है और नीचे हर जगह खाली है। लेकिन असल कंसेप्ट्स 2 हैं, टेक्निकल हैं, वो आपने समझने हैं। वो समझ लिया तो बाकी सारा खुद से रीडिंग भी करेंगे ना तो समझ लग जाएगी। लेकिन वो 2 कंसेप्ट ऐसे हैं जो खुद से रीडिंग करके कभी समझ नहीं लगेंगे, वो ध्यान से आपने समझना है। अच्छा, एक चीज़ और, आपकी जो बुक है उसको मैंने फाइनल करना है। जैसे मैंने बताया कल के दिन में नैनी के फाइन, ताकि हमारा डिले ना हो। तो कल हमारी ऑडिट की क्लास नहीं होगी, ठीक है? तो कल इंशाल्लाह मैं बुक फाइनल कर लूँगा। इसमें कुछ चेंजेस मैंने आपको बताया ऐड कर रहा हूँ मैं। जैसे कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स जो हमारे ऑडिट में यूज़ होते हैं, वो ज़बानी कलामी तो मैं बता दिया करता हूँ हर सेशन में, लेकिन वो लिखे हो ना तो बच्चा बार बार रिवाइज कर लेता है। ज़बानी कलामी बताए ना तो वो फिर बार बार बच्चा रिवाइज नहीं करता, वो ज़हन से निकल जाते हैं। वो फिर स्टूडेंट भी बार बार पूछ रहे होते हैं, तो वो ऐड कर। और कुछ और चेंजेस हैं, तो कल क्लास नहीं होगी। अच्छा, दूसरे मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कल के दिन में, गुजरे हुए कल के दिन में ब्रेनस्केप पे 10 मिनट या उससे ज़्यादा मिनट लगाए हैं? 10 या उससे ज़्यादा। ये लेंगे। हाँ, इतनी मेहनत करके एक चीज़ आपको दी जाती है और आप कुछ नहीं करते। मर्जी है आपकी, निराश किया आपने आज। चले, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। ऑडिटर्स फाइंडिंग का मतलब है ऑडिटर को जो कुछ मिला ऑडिट करते हुए। अब ऑडिटर को क्या मिलता है? खजाने मिलने से तो रहे उसे मिलता क्या? उसकी किस्मत में यही है, मिस स्टेटमेंट मिल गई, कोई इंटरनल कंट्रोल वीकनेस मिल गई, कोई इलीगल एक्टिविटी मिल गई। हाँ, इस तरह की चीजें हैं, इसी को ऑडिटर्स फाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम फिर आज का चैप्टर स्टार्ट करें। अच्छा, अटेंटिव होके आपने सुनना है, अटेंटिव होके आपने सुनना है, क्योंकि आज हमारा ड्यूरेशन भी आपको पता है कम जुम्मा है ना, तो तकरीबन 1 घंटे की होगी ड्यूरेशन हमारे लेक्चर की। चैप्टर है हमारा ऑडिट एविडेंस। इसकी बुनियाद है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने स्टडी किया था कि किसी भी एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स होते हैं। 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। 5 एलिमेंट्स होते हैं। और फिर जब हमने ऑडिट स्टार्ट किया चैप्टर 2 से, तो ऑडिट भी चूंकि टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है ना, एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऑडिट है जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। और हमारे सिलेबस में एक और एश्योरेंस एंगेजमेंट है, रिव्यू, जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। तो ऑडिट में भी 5 एलिमेंट्स होंगे, रिव्यू में भी। अब हम ऑडिट शुरू कर रहे हैं तो ऑडिट में 5 एलिमेंट होंगे ना। तो मैंने बताया था चैप्टर 2, 3 और 4 ये उन्हीं 5 एलिमेंट्स की डिटेल डिस्कशन है। चैप्टर 2 में हमने कौन कौन से एलिमेंट स्टडी किए? 3 पार्टी रिलेशनशिप, उसमें हमने पढ़ा मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी, स्टेक होल्डर की रिस्पांसिबिलिटी, 3 पार्टी हो गया। फिर हमने पढ़ा सब्जेक्ट मैटर, हमने पढ़ा फाइनेंशियल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी चीजें शामिल हैं। फिर हमने पढ़ा क्राइटेरिया, सुटेबल क्राइटेरिया, जिसमें हमने स्टडी किया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और हमने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा जो फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। इसमें खास तौर पे हमने जो टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क पढ़ी थी वो पढ़ी थी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, वो पढ़ी थी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, पढ़ी थी फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। और हमने स्टडी किया था मैनेजमेंट इनमें से जो सेलेक्ट करती है कंसीडरिंग नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोपोजल फाइनेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट, वो हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो जाता है। ठीक है, तो हमने चैप्टर 2 में इसका मतलब है 3 एलिमेंट्स के बारे में फर्दर डिस्कशन कर ली थी। 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया। अब हम इस चैप्टर में 4th, ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है ना, अगर इसका टाइटल आप देखें ऑडिट एविडेंस, ये सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है और वो है एविडेंस। 4th एलिमेंट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। एविडेंस का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना जरूरी है। तो इसमें हमें बताएगा कि एविडेंस क्या होता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कब होता है और एविडेंस कैसे इकट्ठा किया जाता है। यहां पे बताएगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होता है, यहां पे बताएगा एविडेंस कैसे इकट्ठा किया जाता है, भाई प्रोसीजर परफॉर्म करके इकट्ठा किया जाता है। यहां पे बताएगा ऑडिटर कितने फेजेस में एविडेंस ऑब्टेन करता है। ऑडिटर 3 फेजेस या 3 स्टेप्स में एविडेंस ऑब्टेन करता है। आपको पता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के 3 फेजेस थे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो ऑडिटर 3 फेजेस में एविडेंस ऑब्टेन करता है। एक को कहते हैं स्टार्टिंग फेज, जिसे प्लानिंग फेज भी कह सकते हैं, फिर परफॉर्मेंस, फिर रिपोर्टिंग, या टेक्निकली स्पीकिंग रिस्क असेसमेंट फेज, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स फेज और सब्सटेंटिव प्रोसीजर फेज। ये टेक्निकल नाम है। इन शॉर्ट ऑडिटर ने जो एविडेंस ऑब्टेन करना है वो 3 फेजेस में करना है, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। तो ये हमारे इस चैप्टर के 3 कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले क्या बताएगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होता है। फिर क्या बताएगा, कैसे ऑब्टेन करते हैं, भाई प्रोसीजर परफॉर्म करके, कौन से वाले वो बताएगा। और फिर बताएगा कितने फेजेस में, कितने पार्ट्स में ऑडिटर एविडेंस कलेक्ट करता है, कितने फेजेस होते हैं एक ऑडिट के। जैसे इंसान की जिंदगी के फेजेस होते हैं ना, उसी तरह एक ऑडिट के कितने फेजेस होते हैं, 3।
तीनों फेजेस में ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन करना है। स्ट्रक्चर समझ आया? पहले क्या समझाएगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होता है, फिर क्या समझाएगा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर क्या समझाएगा कितने फेजेस में हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। हर एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक एक लेक्चर है, एक लेक्चर इसके ऊपर, एक लेक्चर इसके ऊपर, एक लेक्चर इसके ऊपर, 3 लेक्चर में कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन इसमें कंसेप्ट ज्यादा है, याद करने वाली चीजें भी है लेकिन वो निस्बतन आसान है। ज्यादा अहम इसमें कंसेप्ट है। जैसे आज के लेक्चर में भी 2 कंसेप्ट हैं, जिसने ये 2 कंसेप्ट स्टडी कर लिए, बल्कि यूं कहिए कि आज के लेक्चर में ऑडिट का सबसे अहम कंसेप्ट अगर मैं कहूं ना आज के लेक्चर में डिस्कस होगा तो गलत नहीं होगा, शायद ये कंफर्म नहीं है क्योंकि सिग्निफिकेंस की क्वांटिफिकेशन नहीं होती, मेरी जजमेंट ही है। हो सकता है कोई और इससे भी बाद में आ जाए, जजमेंट में भी फॉल्टी, लेकिन सबसे अहम नहीं ना तो फिर भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है जो आज हमने स्टडी, और ये बहुत टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं लेक्चर के साथ साथ चलेंगे पूरी तवज्जो देंगे, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे एक कंसेप्ट आगे बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होना है। कंसेप्ट एक है, ज्यादा अहम क्यों, मुश्किल नहीं है, अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि आगे बहुत से कंसेप्ट्स में इस्तेमाल होना है, इसलिए आपने घर जाके भी कोशिश करनी है। खासतौर पे जो कंसेप्ट मैं आपको बोलूंगा ना इसको बार बार आपने रिवाइज कर लेना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एविडेंस के बारे में। ये स्ट्रक्चर जहन में रखिए, एविडेंस है, एविडेंस में 2 खसूसियात होनी। एविडेंस किसको कहते हैं? एविडेंस हर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जो कंक्लूजन उसने रिपोर्ट में देना है। यानी ऑडिटर ने रिपोर्ट देनी है शेयर होल्डर्स को, उस रिपोर्ट के अंदर कंक्लूजन होता है। सबसे अहम चीज क्या होती है रिपोर्ट के अंदर? बताइए वो कंक्लूजन हवाई दे देगा या कि कुछ चेकिंग करके फिर कंक्लूजन देगा? तो वो जो चेकिंग करता है, चेकिंग करने के नतीजे में उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम कहते हैं एविडेंस। ऑडिटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करना और चेकिंग करने से जो भी इंफॉर्मेशन मिले, कभी इंफॉर्मेशन मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, कभी इंफॉर्मेशन मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म चेकिंग करता है, चेकिंग करने से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे क्या कहते हैं हम? एविडेंस। वो कहता है एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर, जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है इन अराइविंग एट कंक्लूजन, इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन व्हिच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड, के जिसकी बेस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है रिपोर्ट में। यानी रिपोर्ट में ऑडिटर जो कुछ कह रहा है उसकी सबूत के तौर पे ऑडिटर के पास जो चीजें, वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? एविडेंस। क्या बताइए आप एग्री करते हैं कि ऑडिटर जो ओपिनियन दे उसका एविडेंस उसके पास होना चाहिए? अच्छा, एविडेंस होना चाहिए तो उसका, जैसे जज कोई भी फैसला दे तो उस फैसले के सारी दुनिया को सुनाया जाएगा फैसला ही, केस की डॉक्यूमेंट्स क्या सारी दुनिया को दिखाई जाती हैं कि ये सबूत था, ये सबूत था, ये सबूत था? वो नहीं दिखाया जाता। ऑडिटर का भी एविडेंस सारा जब वो कलेक्ट करेगा उसके अपने पास रह जाएगा, सारी दुनिया के पास क्या जाएगा? कंक्लूजन रिपोर्ट। एविडेंस सिर्फ उस वक्त जाएगा जब कोई अपील करेगा, जैसे कोर्ट केस में कोई अपील करे तो फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लोअर कोर्ट के वो हाई कोर्ट देखता है जी क्या क्या एविडेंस था, तो एविडेंस इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए जज जो फैसला देता है पहला असूल, क्या उस कंक्लूजन का कोई एविडेंस होता है उसे सपोर्ट कर रहा होता है? एविडेंस होता है, एविडेंस। अच्छा बताइए क्या एविडेंस थोड़ा बहुत हो तो चल रहा है कि एविडेंस का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना जरूरी है उसका भी? आपने कई दफा देखा होगा वो ये कहता है कि जी ना काफी सबूतों की बुनियाद पर, शक की बुनियाद पर बरी किया जाता है, ऐसा ही है। वो शक की बुनियाद पर बरी क्यों करते हैं? एविडेंस होता तो जरूर है, सफिशिएंट नहीं होता। तो जैसे उनका एविडेंस लीगल सिस्टम में एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसका हमारे ऑडिट प्रोफेशन में भी एविडेंस होना भी चाहिए और एविडेंस का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट भी होना जरूरी है। ऑडिटर के रोल को ना प्रैक्टिकली अक्सर जज के रोल के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जज का भी दोनों पार्टी से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ऑडिटर का भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो सफिशिएंट का मतलब क्या है? सफिशिएंट का मतलब है एविडेंस कितना हो, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? कैसा होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ एविडेंस, क्वालिटी ऑफ एविडेंस। ठीक है, जैसे आपने अगर ICAP का पेपर पास करना है तो आपको एविडेंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस पास पेपर की केस स्टडी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब एविडेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस करिए, अगर आप पेपर पास करना चाहिए ना चाहते हैं तो आपके प्रैक्टिस में 2 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1 सफिशिएंट होनी चाहिए प्रैक्टिस, नंबर 2 एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटी रीजनेबल हो, एप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी रीजनेबल हो। क्वांटिटी रीजनेबल होने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बड़ा अकाउंटिंग का FR2 का टॉपिक है, फॉर एग्जांपल FR1 का टॉपिक है, बड़ा अहम है और आप सिर्फ 2 सवाल कर लें और क्या मेरी प्रैक्टिस होगी, मैंने 2 सवाल कर लिए बस बहुत है 2 सवाल। एविडेंस तो है, क्या सफिशिएंट है? नहीं है। सेल्स की फिगर है 50 मिलियन की, आपने उसमें से 5 लाख चेक कर लिया, सिर्फ 50 मिलियन, 5 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख 1% चेक कर लिया, क्या आपके ख्याल में सफिशिएंट है ये? एक 5 लाख की बेस पे आप 5 करोड़ के बारे में कह देंगे ठीक है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि हम ये जरूर इजाजत देते हैं कि सैंपल बेस में काम करो, 100% ना करो, लेकिन ये बिल्कुल ही तुमने उड़ा के रख दिया ऑडिट को। ये भी तो नहीं ना हमने बोला कि भाई 1% ही करके तो 100% पे ओपिनियन दे दो, कुछ रीजनेबल होना चाहिए।
तो ये है सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस, थोड़ा करना काम, ठीक है। आपने सिर्फ मुश्किल टॉपिक आई कैप का कंफर्म क्वेश्चन आता है, तकरीबन 2 क्वेश्चन किए, 2 केस स्टडी की, सफिशिएंट नहीं है, ये है सफिशिएंट। तो एविडेंस को सफिशिएंट होना चाहिए। अब दूसरा आपने कहा ठीक है सर आपने 2 बोला, मैं 200 सवाल करूंगा, लेकिन मैं बीकॉम की किताब के सवाल करूंगा, वो आसान होते हैं, सीए के तो बड़े मुश्किल होते हैं। सफिशिएंसी है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, क्वालिटी नहीं है। आपको उस क्वालिटी के भी एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो एविडेंस ऑब्टेन करते हुए 2 चीजों का ध्यान रखना है हमने, किस का, सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस। इसीलिए हमने कहा था उस वक्त ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने डिटेल में कि एविडेंस को क्या होना चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। तो आइए अब इसी कंसेप्ट को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। हाँ कह रहे हैं एप्रोप्रिएटनेस 2 चीजों पर डिपेंड करती है, रेलेवेंस पे, रिलायबिलिटी पे। एप्रोप्रिएटनेस किस पे डिपेंड करती है, रिलायबिलिटी पे। आइए अब जरा इनकी हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले कह रहा है कि ऑडिट एविडेंस क्या है, ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर, जो ऑडिटर यूज करता है किस पर्पस के लिए, कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। कौन से कंक्लूजन में, जो उसने ऑडिट रिपोर्ट में देना है। ऑडिट रिपोर्ट में जो भी कंक्लूजन देना है उस तक कंक्लूजन पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर के पास है वो क्या है, एविडेंस। अगर ऑडिटर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, इसका भी एविडेंस होना चाहिए। अगर ऑडिटर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, इसका भी एविडेंस होना चाहिए। स्टूडेंट के पेरेंट आए सर हमारा बच्चा बताइए एग्जाम में पास हो सकता है कि फेल होने, क्या अंदाजा है आपका। अगर मैं कहता हूं पास, तो इसका भी एविडेंस है। मैं कहूं शरीफ आदमी है, सर पे टोपी दाढ़ी माशाल्लाह क्या खूबसूरत नौजवान, ये तो पास है, ये तो क्या ये मेरी स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि एविडेंस नहीं है। मेरा एविडेंस क्या होना चाहिए, इनके टेस्ट होने चाहिए, असाइनमेंट्स होनी चाहिए, क्लास पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आपको बताया था ना हमारे सीनियर मैनेजर कहते थे व्हाटएवर इज रिपोर्टेड शुड बी। तो वो जो स्पोर्टिंग होती है ना, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, स्पोर्टिंग रिकॉर्ड, जो सपोर्ट कर रहा होता है किसको, हमारी रिपोर्ट को, हमारे ओपिनियन को, वो है एविडेंस। ये समझ आया ऑडिट एविडेंस क्या है। फिर कहता है ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब क्या, कहता है सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। सफिशिएंसी कितना, एप्रोप्रिएटनेस कैसा, एविडेंस कितना होना चाहिए वो भी रीजनेबल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए क्वालिटी वो भी रीजनेबल होनी चाहिए, वो भी रीजनेबल होने चाहिए। सफिशिएंट, मिर्जा गालिब को आम पसंद है ना, पूछा क्या ख्वाहिश है, कहता है आम हो मजे के और खूब हो। एक तो मजे के आम हो वो क्या है, क्वालिटी, और खूब आम हो क्वांटिटी, दोनों बोले उन्होंने, सिर्फ क्वांटिटी नहीं बोला, सिर्फ क्वालिटी भी नहीं बोला। तो एविडेंस भी क्या होना चाहिए, अच्छा हो और खूब हो, खूब। अब बता रहा है सफिशिएंसी कैसे पता चलेगा आपको, एप्रोप्रिएटनेस कैसे पता चलेगा, ये बता रहा है। सफिशिएंसी का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। याद रखें प्रैक्टिस में आपने ये डिसाइड करना, नंबर 1 लेसन एविडेंस ऑब्टेन करना है, एग्रीड। नंबर 2 एविडेंस का सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। इसमें ट्विस्ट ये है कि प्रैक्टिस में आपको कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जिसमें आप एविडेंस डाले वो आपको बता दे कि एविडेंस सफिशिएंट है कि नहीं, या एविडेंस एप्रोप्रिएट है कि नहीं, कोई मशीन। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हमारी रिस्क असेसमेंट में भी जजमेंट इन्वॉल्व होती है, हमारे हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उनमें भी जजमेंट इन्वॉल्व होती है, हम जो ओपिनियन देते हैं उसमें भी जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो हमारे काम में प्रोफेशनल जजमेंट में पढ़ा था ना, जजमेंट इन्वॉल्व होती है। तो एविडेंस कब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होगा, ये भी जजमेंट बेस्ड है, जजमेंट, इसमें कोई मशीन इजाद नहीं हुई। तो लेकिन जो कोई भी जजमेंट होती है ना उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपने डिसाइड करना है ना कि एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, तो एविडेंस कब सफिशिएंट होगा, कह रहा है ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। प्रैक्टिस में कुछ क्लाइंट्स में हम जाते हैं सेल्स की 30% इनवॉइसेस चेक करके कहते हैं एविडेंस सफिशिएंट हो गया, कुछ में हम 70% पे इनवॉइसेस चेक करते हैं, यानी कुछ में काम कम करते हैं हम कहते हैं एविडेंस सफिशिएंट हो गया, कुछ में काम ज्यादा करते हैं एविडेंस सफिशिएंट हो गया। सफिशिएंट एविडेंस की स्टैंडर्ड ने कोई परसेंटेज नहीं दी कि हमेशा 70% सफिशिएंट होगा, हमेशा 90% सफिशिएंट होगा, नहीं दी। बल्कि उसने क्या बोला कि ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यानी इसमें से एक फैक्टर जो सबसे अहम है ना, जो आप बार बार यूज करेंगे, वो है रिस्क का। रिस्क का क्या, कि अगर कभी किसी क्लाइंट में रिस्क ज्यादा होगा तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। तो कितना एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, मोर। और अगर रिस्क कम होगा, लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। तो ये अब हमें क्या बता रहा है, व्हाट इज मेंट बाय सफिशिएंट एविडेंस, सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। क्वांटिटी, इसको अंडरलाइन करना आपने, क्वांटिटी। सफिशिएंसी इज द ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट क्या, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। और सफिशिएंसी किस पे बेस कर रही है, ये उसने फैक्टर्स बताए हैं। फैक्टर्स क्या बताए हैं, अगर रिस्क ज्यादा है मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। जिस क्लाइंट में जिस जगह रिस्क ज्यादा है आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करना है। मटीरियलिटी एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ आइटम। मटीरियलिटी ऑफ आइटम का मतलब है अमाउंट कितनी ज्यादा है, वही ज्यादा वाली को कहते हैं ना मटीरियल है, कम वाली को तो हम कहते हैं इमटीरियल है। और जो आइटम ज्यादा कम्प्लेक्स है उसमें ज्यादा एविडेंस सफिशिएंट है। सेल्स की फिगर जो है बैलेंस शीट में वो 730 मिलियन है, और जो बैंक चार्जेस हैं वो है 1.2 मिलियन।
किस पे ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? 730 पे, ठीक है। एक्सपेंस, रिपेयर एक्सपेंस भी 100 मिलियन है और प्रोविजन फॉर वारंटी भी 100 मिलियन है। किस पे ज्यादा? अब देखिए अमाउंट सेम है लेकिन जजमेंट या रिस्क या कंप्लेक्सिटी किसमें ज्यादा है? प्रोविजंस में, एस्टिमेट्स वाला एरिया। तो इसमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। बात थोड़ी सी खोल दीजिएगा। ज्यादा प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे। मटेरियलिटी एंड कंप्लेक्सिटी समझ आया? जो आइटम ज्यादा कंप्लेक्स होगी, ज्यादा मटेरियल अमाउंट होगी, उसके प्रोसीजर भी ज्यादा होंगे। ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस। अगर तो ऑडिटर को बिजनेस का नॉलेज और एक्सपीरियंस है तो ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, या कि अगर नॉलेज और एक्सपीरियंस, प्रायर नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है तो ज्यादा करने हैं। अगर नहीं है तो हम अगर ऑडिटर ने पिछले साल ऑडिट किया हो और इस साल भी ऑडिट करने के लिए पॉइंट हो गया हो ना, ऐसे ऑडिट को हम कहते हैं रिकरिंग ऑडिट, दोबारा होने वाला, जो ऑडिटर दोबारा कर रहा है। मतलब रिकरिंग ऑडिट का ये मतलब नहीं है कि पहले 2019 का ऑडिट हुआ अब दोबारा 2019 का ऑडिट हो रहा है, नहीं। रिकरिंग ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिटर ने 2019 में भी ऑडिट किया है, 2020 में भी आ गया रिकरिंग ऑडिट। और अगर ऑडिटर ने 2019 का ऑडिट नहीं किया, 2020 में पॉइंट हुआ है, 2019 का ऑडिट किसी और ने किया है, ऐसे ऑडिट को हम कहते हैं इनिशियल ऑडिट। इनिशियल और रिकरिंग समझ आया? तो मुझे बताइए, अगर इनिशियल ऑडिट है, ऑडिटर के पास प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, इनिशियल ऑडिट है, तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट या लेस? इसमें उसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। इनिशियल ऑडिट में हमारा काम ज्यादा होता है, और अगर रिकरिंग ऑडिट है, लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। क्वालिटी ऑफ एविडेंस, अगर अच्छी क्वालिटी का एविडेंस मिल गया, लेस विल बी सफिशिएंट, और अगर अच्छी क्वालिटी का एविडेंस ना मिला तो ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट का मतलब है मोर एविडेंस विल बी ऑब्टेन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो लेस एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, मोर एविडेंस। तो इस सारे फैक्टर्स में से क्या बताया उसने? कहा आपका एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सफिशिएंट कैसे पता चलेगा? इन फैक्टर्स को सामने रख के इनको देखिए, ठीक है। इसमें जो आपके फ्यूचर स्टडी के वैसे याद सारी करते हैं, जो फ्यूचर स्टडी में काम आएंगे सारे आएंगे। 4 बस हल्का सा है, हाँ, और मटेरियलिटी का ये भी अच्छा, तकरीबन सारी आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो समझ लीजिए अहम है ना, वो है आपका, हाँ, रिस्क वाला है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला भी है, इंटरनल कंट्रोल। और अगर आप देखें तो ये दोनों इंटर रिलेटेड भी हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होंगे रिस्क ज्यादा होगा। चलिए अब चलते हैं एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस में मुझे बताइए, एप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी। वो क्या था? क्वांटिटी, मेजर ऑफ क्वांटिटी। ये क्या है? क्वालिटी ऑफ एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स ऑन रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी सफिशिएंसी में उसने 5 चीजें बताई थी। सफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन 5, एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स ऑन रेलेवेंस एंड, लेकिन उसको उसने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था 5 फैक्टर। इन 2 को उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो डिटेल में स्टडी कर लें हम। मेन स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट के 5 पॉइंट है, एप्रोप्रिएट के 2 है। रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अब बताइए, पहले रेलेवेंट बताऊं, रिलायबल बताऊं? पहले आसान बताऊं कि जो मुश्किल है वो बताऊं? पहले जो आई कैप कम पूछता है वो बताऊं कि जो आई कैप ज्यादा पूछता है? आई कैप ज्यादा पूछता है। चलिए इत्तेफाक की बात है, आई कैप इसमें से ज्यादा वो पूछता है जो आसान है। पढ़ेंगे दोनों, ज्यादा वो आसान। आसान कौन सा है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब समझिए, रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डिफरेंट सोर्सेज से, सही है, ठीक है। अच्छा, छोटी सी मिसाल, आपने चैनल लगाया, एक जगह पे लगा, एक न्यूज आई, फॉर एग्जांपल जियो न्यूज पे, एक न्यूज आई ARY पे। अच्छा, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। एंटी प्रो पार्टी चैनल, ये पूरी दुनिया में ऐसे। दोनों की रिलायबिलिटी सेम होगी? वो डिपेंड करता है न्यूज पे। बात वो एक को फेवर कर देता है, बात को दूसरा। रिलायबिलिटी डिफरेंट है। अच्छा, आपके दोस्तों में भी ऐसे होता है। कुछ दोस्त ऐसे हैं वो कम बात करते हैं, खरी करते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होता है जो ज्यादा बात करते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि ये सही है कि गलत। बताइए, एक ही बात अगर 2 मुख्तलिफ आपके दोस्त जानने वाले करें, दोनों की रिलायबिलिटी, दोनों पे आपका ट्रस्ट फैक्टर सेम रहेगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। एग्री करते हैं? जो अमूमी तौर पे सच बोलता है उसकी बात ज्यादा रिलायबल होगी, और जो अमूमी तौर पे सच नहीं बोलता उसकी बात लेस रिलायबल होगी। भाई ऐसा ही होता है ना। यानी हम कह सकते हैं रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ एविडेंस, ऑन नेचर ऑफ एविडेंस, नेचर ऑफ एविडेंस। भाई ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो अच्छा, अब मुझे बताइए, एक बात टीवी चैनल पे आई, एक बात फेसबुक पे किसी पेज पे लिखी हुई है।
कौन सी ज्यादा रिलायबल है? टीवी वाली, क्योंकि जाहिर है बहरहाल उनकी अपनी एक रेपुटेशन है, वो हर इन्फो कुछ ना कुछ उनका क्राइटेरिया होता है फिल्ट्रेशन का। फेसबुक पे जो मर्जी आए, वो हर बंदा जो है उधर प्रिंस है तो हर बंदा उधर किंग है, तो वो जो मर्जी करता रहे, ठीक है, हर सुपर हीरो है, तो उधर कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, उधर कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी छाप सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए जिस तरह हमारी डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स है, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हमें इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है, हमें खुद अंदाजा होना चाहिए कौन सा सोर्स रिलायबल है, कौन सा लेस रिलायबल है, कौन सा मोर, कौन सा लेस, क्योंकि अगर हमने लेस रिलायबल सोर्स पे ट्रस्ट करते हुए एक्शन ले लिया, जाहिर है हमें उसका नुकसान होगा। तो ये कंसेप्ट आप में ये एबिलिटी पैदा कर रहा है, आप अंदाजा लगा सके कि किस सोर्स से इंफॉर्मेशन आएगी उसकी रिलायबिलिटी हाई है, किस सोर्स से इंफॉर्मेशन आएगी उसकी रिलायबिलिटी लो है, ताकि हम हाईली रिलायबल एविडेंस की तरफ जाएं और लो रिलायबल एविडेंस को रिजेक्ट करें। बता क्या रहा है? कह रहा है रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड्स ऑन सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच इट इज ऑब्टेन्ड। इस कोर्ट सिस्टम में भी एक रूल है कि अगर आपने कुछ सर्कमस्टेंसेस में एविडेंस दिया हो ना, वो रिलायबल नहीं रहता। जैसे पुलिस कस्टडी में मुलजिम ने जो बयान दिया होता है वो रिलायबल नहीं रहता। क्यों? आपको पता है वो ऐसे हालात में लिया जाता है कि उस बेचारे के पास मानने के अलावा और कोई चारा ही नहीं होता, तो उसका तरीका उधर बयान दे दें, बाद में जज के सामने जाके मुकर दें, सर ये तो तशद्दुद करके लिया उन्होंने। तो रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड्स ऑन सोर्स, नेचर एंड सर्कमस्टेंस। अब आपको 5 एग्जांपल दे रहा है इसके, 5 एग्जांपल। आपने मेंटली कन्विंस होना है, आपका मेंटली कन्विंस होना ज्यादा अहम है, याद करना कम है। पहला सुन, एविडेंस ओरिजिनल हो तो ज्यादा रिलायबल है फोटोकॉपी की निस्बत। क्यों बताइए? जज फोटोकॉपी करवाएं, चेंज करें, चेंज की दोबारा फोटोकॉपी करवा लें, फोटोकॉपी। ये मैं अक्सर बताया करता हूं, आज से सच्चा वाकया, आज से 20 साल पहले, 20 भी नहीं बल्कि 25 साल, 20-25 साल पहले मेरा एक दोस्त आया, मिडल फेल, मैंने उस वक्त तक मैट्रिक कर लिया, और कहने लगा यार अपनी जरा सनद तो दिखाना मैट्रिक की। मैंने कहा क्या करना? कहते एक जगह पे नौकरी की जॉब मिली है मुझे, लेकिन वो कह रहे हैं मैट्रिक की सनद लेके आओ। मैट्रिक तो मैंने किया नहीं, तो मैं क्या करोगे क्या? कहता है अब ये उस बंदे की किस, आज से 20-25 साल पहले, और वो पर्सन जो मिडल फेल है उसकी बात बता रहा हूं, और उस वक्त टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, सिर्फ फोटोकॉपी मशीन होती थी, कुछ भी नहीं थी। कहता मैं क्या करूंगा, पहले फोटोकॉपी करवाऊंगा, फिर उसके बाद अलहदा से ना टाइप करवा लूंगा या किसी कंप्यूटर पे या टाइप राइटर से नाम अपना, और फिर अपने नाम की पर्ची फोटोकॉपी के ऊपर चिपका दूंगा, फिर दोबारा एक फोटोकॉपी निकालूंगा और मेरा सर्टिफिकेट दे यार, फोटोकॉपी। अच्छा, अब ये उस वक्त की बात है। अब तो जाहिर है, अब आप खुद इमेजिन करें, अगर कोई पढ़ा लिखा पर्सन फ्रॉड करना चाहे, जिसके पास आज के दौर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो क्या वो इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कोलिजन वाला फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सकता? फ्रॉड कर सकता है ना, और वो डिटेक्ट करना हमारे लिए उतना ही, इसीलिए लिमिटेशन है, इसलिए फ्रॉड। तो यहां पे कह रहा है आपको जहां कहीं शक हो ना, इस तरह का काम हो रहा है, तो क्या करना है? इसीलिए कहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर। ओरिजिनल में तो ऐसे नहीं ना कर सकते, ओरिजिनल में भी वैसे हो सकता है लेकिन मुश्किल है। पाकिस्तान में तो 2 नंबर आईडी कार्ड बन जाते हैं, आईडी कार्ड भी बन जाते हैं, फॉर्म 47 भी बन जाते हैं, वो भी ओरिजिनल ही है। एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। भाई एग्री करते हैं इससे? तो हमेशा ओरिजिनल एविडेंस ज्यादा रिलायबल, फोटोकॉपी कम रिलायबल। अगला पॉइंट, एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म इज मोर रिलायबल देन एविडेंस इन ओरल फॉर्म। जो लिखत पढ़त में चीज होगी वो ज्यादा रिलायबल है, जो जुबानी कलामी होगी कम रिलायबल है। तो जहां कहीं आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए अहम, तो क्लाइंट से जुबानी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जुबानी कलामी लेते रहे, जहां आपको लगे कि ज्यादा है, मैं क्या करना है, लिखवा लेना। इसे लिखवाए, अगर हम मैनेजमेंट से कोई चीज लिखवा के लेना, इसे कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन इज मोर रिलायबल देन ओरल इंक्वायरी। ओरल इंक्वायरी, भाई बात समझ आ रहे हैं? एग्री करते हैं इससे? एक रिसर्च थी, साइकोलॉजी की रिसर्च थी, उसने 2 चीजें बताई थी छोटी सी। उसने कहा किसी बंदे से उसका नाम पूछ ले वो सीरियस हो जाएगा। किसी भी पर्सन से, अननोन अजनबी से नाम पूछने, कोई हंस रहा ना वैसे ही, आप उससे सैंपल के तौर पे वैसे कुछ आपका नाम क्या, वो सीरियस हो जाएगा, पता नहीं मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है। और खास तौर पे अगर उसका एड्रेस पूछ ले वो ऑफेंसिव वो हो जाता है कि मेरे घर में क्या टीम भिजवानी है, छापा नाम। और दूसरा, कोई बात अगर ज़बानी कलामी लोग केयरलेसली दे देते हैं, परवाह नहीं करते बाज़ औक़ात, लेकिन वही बात अगर उन्हें लिखनी पड़े ना, तो वो 2 दफा सोचेंगे लिखने से पहले। लिखते हुए बंदा ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो ये इसलिए उसने कहा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल। फिर एविडेंस फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स इज मोर रिलायबल देन इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल है इंटरनल से, ठीक है। हाँ, जैसे बताइए, डाटा से जो कंफर्मेशन मिलती है वो ज्यादा रिलायबल है कि कंपनी के अंदर जो सेल इनवॉइस है, डाटा के अंदर से जो डाटा एक्सटर्नल डाटा से कंफर्म है, हालांकि वो वही अमाउंट कंफर्म कर रही होगी सेल की, लेकिन वो ज्यादा रिलायबल है। भाई को उधार देना है, भाई के छोटे भाई से पूछ लूं कि कैसा है ये ज्यादा रिलायबल एविडेंस होगा कि जो निस्बतन इसके दोस्त होंगे, दोस्त और हाँ दोस्त, या उससे भी ज्यादा बेहतर एविडेंस कि जिनसे इन्होंने पास्ट में, जो इसके दोस्त ने पास्ट में लोन लिया दिया। एक्सटर्नल एविडेंस हमेशा मोर रिलायबल है इंटरनल एविडेंस। एविडेंस अच्छा, ये हाँ कहता है इंटरनली भी एविडेंस अच्छा हो सकता है, रिलायबल। ऐसा नहीं है कि इंटरनली एविडेंस को हम कहते हैं ये बिल्कुल ही फारिग है, नहीं, लेकिन ये उस वक्त अच्छा होगा जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होंगे। जब अच्छा इंटरनल कंट्रोल होगा तो एविडेंस भी अच्छा। जैसे इंटरनल कंट्रोल की कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले आपको दिए, अप्रूवल्स वगैरह, ठीक है। तो इसी तरह जो प्री नंबरिंग होती है ना पेजेस की, डॉक्यूमेंट्स की, इनवॉइसेस की, ये भी एक गुड कंट्रोल होता है। ये इंश्योर करता है कि आपकी डॉक्यूमेंट सारी कंप्लीट हैं
कि नहीं है। जैसे मुझे बताइए मेरे भाई, आप इस चैप्टर 3 है ना, आपके पास बुक है, इसके पेजेस देख के बताइए कि ये चैप्टर में सारे कंसेप्ट कंप्लीट है कि नहीं। एग्जांपल पे गौर कीजिएगा, मैं भाई देख के बता कि सारे कंसेप्ट पढ़े नहीं, लेकिन पेज नंबर लिखा हुआ है ना, पेज नंबर से देखो मिसिंग तो नहीं है, पेज नंबर सारे पूरे हैं, कंटिन्यूएशन में है। इसका मतलब है कि आपको तसल्ली होगी कि ये चैप्टर कंप्लीट है, कोई पेज गायब नहीं है। कभी कभी आपको पता है बुक मिस प्रिंट हो जाती है, उसमें कुछ पेजेस गायब हो जाते हैं, तो आपको किताब लेते वक्त ये चेक करना चाहिए पेजेस पूरे हैं कि नहीं, कि 3 महीने बाद जब उस चैप्टर पर पहुंचे फिर देखना चाहिए किताब लेते हुए। तो अगर तो पेज नंबरिंग दिए हुए हैं, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, क्या आप कंप्लीटनेस चेक कर सकते हैं कि पेजेस कंप्लीट है, मिसिंग नहीं है। लेकिन अगर पेज नंबर ना होते तो आप जान नहीं सकते थे कि कंप्लीट है कि नहीं। इसीलिए याद रखें, प्री नंबरिंग इसको बोलते हैं, प्री नंबरिंग इज ए कंट्रोल। प्री नंबरिंग, तो अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स की प्री नंबरिंग हुई है यानी कंट्रोल स्ट्रांग है, प्री नंबरिंग हुई है, तो ये ज्यादा रिलायबल है कि जब डॉक्यूमेंट्स की प्री नंबरिंग ना हुई हो, ये ज्यादा रिलायबल है प्री नंबरिंग हुई हो। यानी पहला सूत्र बताया एक्सटर्नल मोर रिलायबल देन इंटरनल, फिर बताया इंटरनल भी रिलायबल हो सकता है अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो। और कंट्रोल के एग्जांपल क्या दिए, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर अप्रूवल हो रही है पेमेंट से पहले, तो आप को जो एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग हो रही है उसके ऊपर ज्यादा आपकी रिलायंस हो जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी कि हर एक्सपेंस से पहले अप्रूवल हो रही है उसकी। और अगर अप्रूवल नहीं हो रही, आपकी रिलायंस कम हो जाएगी, आप कहेंगे इसमें 2 नंबर पेमेंट का चांस ज्यादा है। और फिर एविडेंस ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज मोर रिलायबल देन एविडेंस ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली। जो एविडेंस ऑडिटर के पास डायरेक्ट पहुंचा वो ज्यादा रिलायबल है, इनडायरेक्ट वाला कम रिलायबल है। जैसे ऑडिटर को कंफर्मेशन लेटर का जवाब डायरेक्ट आया, ये ज्यादा रिलायबल है कि जो मैनेजमेंट के पास गया जवाब और मैनेजमेंट ने हमें दिया। क्यों भला? क्योंकि जो इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, जो मैनेजमेंट के थ्रू मिले। इनडायरेक्ट एविडेंस में हमेशा टेम्परिंग का रिस्क होता है कि मैनेजमेंट उसमें कुछ ना कुछ हेरफेर कर सकती है, फोटोकॉपी स्कैन करके चेंज करके दोबारा स्कैन करके हमारे सामने रख सकती है। इनडायरेक्ट एविडेंस वो है जो वाया मैनेजमेंट पहुंचे, डायरेक्ट एविडेंस वो है जो विदाउट मैनेजमेंट पहुंचे, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा ज्यादा रिलायबल? डायरेक्ट वाला। तो ये अब आपको सारी एग्जांपल समझ आ रही है? क्विकली फिर से जरा, ये रिलायबिलिटी क्या है कि एविडेंस की सोर्स, नेचर, सर्कमस्टेंसेस से मिला। ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मोर रिलायबल देन ओरल। एक्सटर्नल सोर्स है मोर रिलायबल देन इंटरनल वाला भी किसी हद तक रिलायबल हो सकता है जब कंट्रोल स्ट्रांग हो। और डायरेक्ट एविडेंस, यही वजह है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो ऑडिटर सेंड करता है डायरेक्टली बैंक को, वो ज्यादा रिलायबल होती है उस बैंक स्टेटमेंट से जो बैंक ने पहले मैनेजमेंट को भेजी होती है और मैनेजमेंट हमें देती है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए फिर से, एविडेंस का सफिशिएंट होना जरूरी, एप्रोप्रिएट होना जरूरी। सफिशिएंसी के 5 पॉइंट, एप्रोप्रिएटनेस के 2, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी के 5 पॉइंट सीख लिए। अब किसके पॉइंट्स हैं? रेलेवेंस के। रेलेवेंस में के 4 पॉइंट्स हैं। पहला कह रहा है, ये 2 तो बहुत आसान है। रेलेवेंस का मतलब क्या? पहले रेलेवेंस का मतलब क्या है? ट्रस्टवर्दी होना। ये रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? ट्रस्टवर्दी होना। रिलायबिलिटी का क्या, आप किसी की स्टेटमेंट में कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना एतबार करते हैं, वो हमने देख लिया। एक्सटर्नल ज्यादा एतबार करना है, ओरिजिनल पे ज्यादा एतबार करना है, डायरेक्ट पे वगैरह वगैरह। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? ट्रस्टवर्दी। रेलेवेंस का मतलब क्या है कि आपका मकसद और आपके प्रोसीजर में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। देयर मस्ट बी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड ऑडिट प्रोसीजर। असर्शन का मतलब है कि आपका मकसद क्या है, किस चीज को चेक करना है। असर्शन का मतलब है किस चीज को चेक करना है। असर्शन का मतलब क्या है? किस चीज को चेक करना है। क्या मकसद है आपका? किस चीज को चेक करना है। तो असर्शन मकसद में और प्रोसीजर में फर्क होना चाहिए ना। मकसद क्या है, असर्शन क्या? घर वालों को आप क्या असर्शन दे गए हैं? मैं सीए करने जा रहा हूं, और आप रोज के 2 घंटे फेसबुक और 2.5 घंटे यूट्यूब पे गुजारे। क्या आपके मकसद और प्रोसीजर में लॉजिकल कनेक्शन है? नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। आपको सोशल मीडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाएगा, कोई कनेक्शन नहीं है। सुबह ऑडिट का पेपर है, सारी रात टैक्स की तैयारी करते रहे, सफिशिएंट ही सफिशिएंसी, सारी रात यार सफिशिएंसी ही सफिशिएंसी। रेलेवेंस है? किसी काम का प्रोसीजर है? नहीं है। ये सिखा रहा है आपको कि काम करना भी है और काम सही करना, सीधा जो करना चाहिए। रेलेवेंस समझ, देयर शुड बी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन, जो आपका पर्पस है, जो काम करना है हमने, जो करना चाहिए वो, और जो प्रोसीजर, उनमें कनेक्शन। मकसद कुछ और है, मकसद इधर है, प्रोसीजर ये कर रहे हैं, कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। जितना मर्जी कर ले, मकसद पूरा नहीं होगा। कह रहा है एग्जांपल दे रहा हूं, 4 एग्जांपल। पहले नीचे वाली 2 एग्जांपल। कह रहा है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना, मिस स्टेटमेंट ढूंढनी है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करो, इंटरनल कंट्रोल को ना करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट ढूंढनी है तो रेलेवेंट प्रोसीजर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होने वाली ट्रांजैक्शन को चेक करो। इंटरनल कंट्रोल की तरफ ना जाओ, इंटरनल कंट्रोल और चीज है, पता है? अगर आपने इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करना है तो इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखो डेविएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखो, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना।
फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना। मैंने अगर ये देखना है कि स्टूडेंट कितने घंटे मेहनत करता है, कितने घंटे पढ़ता है, तो मुझे ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं। और अगर मुझे ये देखना चाहिए वो सही काम कर रहा है कि नहीं, तो मुझे इससे गर्ज नहीं है उसने कितने घंटे पढ़ा, मुझे इससे गर्ज है जो उसने सफा जिसके ऊपर केस स्टडी सॉल्व किया उस पर क्या लिखा है। तो मकसद और प्रोसीजर दोनों में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। जो आपने जिंदगी का मकसद बनाया है, प्रोसीजर भी उसके मुताबिक ही परफॉर्म करने चाहिए। इफ वी वांट टू चेक इंटरनल कंट्रोल, तो रेलिवेंट एविडेंस क्या होगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जो कि बताएंगे आपको कि कंट्रोल्स परफॉर्म हो रहे हैं कि डेविएट हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं कि डेविएट हो रहे हैं। अगर आपने इंटरनल कंट्रोल देखें, ऑडिट में आपको बताया था इंटरनल कंट्रोल्स भी होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्टीमेटली हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना कि वो ठीक है कि नहीं। लेकिन क्या हम इंटरनल कंट्रोल्स को इग्नोर कर देते हैं? जब उसको कंसीडर करते हैं, कंसीडर किस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग हम अलग ऑब्टेन कर रहे होंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग अलग कर रहे होंगे। ऐसे ही है। जब हमारा मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग है, तो हमने उसमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है ना, जो अमाउंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, उनको चेक करना है कि वो ठीक है कि गलत। और जब हमारा मकसद टेस्ट इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करना है, तो अब हमने कंट्रोल यानी पॉलिसी एंड प्रोसीजर को देखना है कि वो पूरे हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं या डेविएट हो रहे हैं। क्या समझा रहा है? थर्ड और फोर्थ पॉइंट में इंटरनल कंट्रोल अलग है, सब्सटेंटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग है। इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है तो वो डेविएशन और परफॉर्मेंस चेक करें, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इग्नोर कर दें। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है तो फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड हो रही है ट्रांजैक्शन वो देखें। अच्छा, मुझे बताना है आपने प्रोसीजर रेलिवेंट है कि नहीं। मैंने देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपेयर एक्सपेंस सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, कम या ज्यादा तो नहीं है। मैंने रिपेयर एक्सपेंस का एक वाउचर निकाला और देखा उसकी अप्रूवल सीएफओ ने किया कि नहीं। ये रेलिवेंट है कि नहीं? शाबाश। क्योंकि ये वाला प्रोसीजर मेरा कंट्रोल्स को कंफर्म कर रहा है। अच्छा, दूसरा प्रोसीजर, मैंने रिपेयर एक्सपेंस निकाला, देखा वो 70,000 का है, टी अकाउंट में एंट्री 70,000 की पड़ी है, 80 या 60,000 की तो नहीं पड़ी। ये क्या? ये रेलिवेंट। शाबाश। क्योंकि इसमें मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूं, यही फर्क बता रहा है। ये छोटी सी एग्जांपल थी, लेकिन बेसिक कांसेप्ट यही था कि इफ वी वांट टू चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एविडेंस एलिमेंट्स कैसे ऑब्टेन होगा कि हमने वो वाले प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जो मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर रहे होंगे, जो वीकनेस इंटरनल कंट्रोल कोड नहीं, जो क्या कर रहे होंगे। जैसे 60,000 की ट्रांजैक्शन 70 रिकॉर्ड हो गया, मिस स्टेटमेंट है, लेकिन अप्रूवल हुई कि नहीं हुई। फर्क समझ आया दोनों का? इंटरनल कंट्रोल के लिए रेलिवेंट टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है उसके लिए मिस स्टेटमेंट। आपको ये पहले दिन ही बताया था, मिस स्टेटमेंट इन इंटरनल कंट्रोल नहीं करना और वीकनेस इन मिस स्टेटमेंट नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। ये दो पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब सुन लीजिए पहला कंसेप्ट, इसमें जो अहम है, ध्यान से सुनना है, मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि बार बार यूज होगा इसलिए मैं इसको फूल प्रूफ बनाना चाहता हूं, फूल प्रूफ। और ये बाकी वाले सारे पॉइंट जो थे ना वो रटे वाले थे पूरे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। ये जो दो है ना, ये कंसेप्चुअल हैं और आगे यूज होंगे, ठीक है। वैसे वो रिलायबिलिटी के फैक्टर भी कंसेप्ट एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस किया था, वो भी कंसेप्ट अच्छे कंसेप्ट थे, लेकिन ये बार फोकस ज्यादा चाहिए। ए प्रोसीजर में ऑब्टेन एविडेंस व्हिच इज रेलेवेंट फॉर वन असर्शन बट नॉट रेलेवेंट फॉर अदर असर्शंस। साइंस में ना, जब मैंने सिर्फ मैट्रिक में पढ़ी, अल्लाह का शुक्र उसके बाद नहीं पढ़ी, मैट्रिक वाली भी कोई जिंदगी में काम नहीं आई। तो उसमें एक होता था, हशरात की तारीफ होती थी। हशरात क्या, कीड़े, इंसेक्ट्स, बिल्कुल ऐसे इंसेक्ट। तो वो जो इंसेक्ट्स, उसमें कहा था उसके 3 अज्जा होते हैं, सर, धड़ और पेड़। ये सर, धड़ और पेड़, भाई नहीं बढ़िया। इसका मतलब है जिस कीड़े में भी ये 3 चीजें होंगी वो साइंस के लिहाज से हशरात में शामिल है, वरना नहीं। ऐसे ही है भाई, साइंस इसी तरह चलती है ना भाई। इस चीज के लिए ये सियारा और सितारे में क्या फर्क है, वो फर्क बनाया उन्होंने भाई। ये चीजें पूरी हो जाएं तो ये सियारा है, वरना सितारा, प्लेनेट है या स्टार, जो भी। उसी तरीके से हमने अपने ऑडिट में भी जब चीजों को वेरीफाई करना है ना, उनके कुछ हिस्से बनाए हुए हैं कि हमने अगर इनकम स्टेटमेंट की चीज को वेरीफाई करना है, उसके 6 हिस्से हैं। आप साइंटिफिकली किसी एरिया को तब तक वेरीफाई नहीं कर सकते जब तक उसके उन 6 के 6 हिस्सों को वेरीफाई ना कर ले। याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे इनकम स्टेटमेंट चाहे बैलेंस शीट है, उसका जो हर एरिया है ना, जैसे सेल्स है, जैसे परचेज है, डेटर्स है, क्रेडिटर, इन्वेंट्री है, उस एक एक एरिया लाइन आइटम को हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये कंसेप्ट अकाउंटिंग में आपने कभी नहीं पढ़ा, ना कभी पढ़ेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग तक काम होता है, वेरिफिकेशन का काम ही नहीं होता। तो जब आपने वेरीफाई करना है कि सेल्स ठीक है कि नहीं, ये सेल्स ठीक है कि नहीं, तो सेल्स की 6 चीजों को चेक करना है। सेल्स की कितनी चीजों को चेक करना है? इसका सर है कि नहीं, धड़ है कि नहीं, पेट है कि नहीं, और बाकी भी हाथ पैर वगैरह, आंखें शांखें, 6 चीजें चेक करनी है हर एरिया की। जब 6 की 6 चीजें चेक कर ली, आप कहेंगे सेल्स इज फेयरली स्टेटेड। और अगर 6 में से एक चीज भी चेक ना की, आप ये नहीं कह सकते कि सेल्स इज फेयरली स्टेटेड।
ये जो सेल्स की 6 चीजें चेक करते हैं ना, इनको हम कहते हैं असर्शन। तो असूल लिख लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एरिया की 6 असर्शंस हैं। हमने हर असर्शन को चेक करना है। भाई कंसेप्ट बन रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया की 6 असर्शंस हैं। हमने हर असर्शन को चेक, हर एरिया को चेक करना ही तो पहले आपको बताया हुआ मैंने। आज ये बताया हर एरिया की 6 असर्शन होती है, उन 6 असर्शन को भी चेक करना है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 50 एरियाज, 50 हर एरिया के अंदर 6 असर्शन। तो बताइए हम ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे काम करते होंगे कि असर्शन लेवल पे, डिटेल्ड लेवल पे? ये बात समझ आई? नहीं आई समझ? एग्जांपल से फर्ज कीजिए क्लाइंट की बैलेंस शीट में व्हीकल्स रिकॉर्ड हुए हैं, 10 व्हीकल्स। हमने एक तो ये चेक करना है, जब आपने व्हीकल्स की अमाउंट चेक करनी है, क्या ये चेक करना है कि ये व्हीकल क्लाइंट के या किराए के तो नहीं है? इसका मतलब आप ओनरशिप चेक करेंगे, ये एक दर्शन है। लेकिन क्या सिर्फ ओनरशिप ही चेक करेंगे कि ये भी चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्यूमेंट तो है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, नीचे सारी चोरी हो गई है। एग्जिस्टेंस भी चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 20, 25, 30, 50 एरियाज, हर एरिया के अंदर 6 असर्शन। हमने हर असर्शन को चेक करना है। कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है? नहीं बिल्ड हो रहा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 20, 25, 30 एरियाज, हर एरिया की 6 असर्शन। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी काम करना है, हमने असर्शन लेवल पे भी काम करना है, ठीक है? और हर असर्शन को वेरीफाई करना है हमने, हर असर्शन को। असर्शन की एग्जांपल क्या है? जैसे व्हीकल में हम उसकी ओनरशिप चेक करें, हमारे क्लाइंट के नाम पे है कि नहीं, ये एक असर्शन है। इसे कहते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और वो मौजूद है कि नहीं, ये एग्जिस्टेंस, ये एक अलग असर्शन है, इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? मौजूद है कि नहीं। और सही अमाउंट में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं? ऐसा तो नहीं क्लाइंट के नाम पे भी है, मौजूद भी है, उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की। तो फिर ये अलग असर्शन है, इसे कहते हैं वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। चलिए बात ज्यादा टेक्निकल हो रही है, वापस आ जाते हैं। हर एरिया की मुख्तलिफ असर्शन होती है। एग्रीड? समझा क्या रहा है कि हो सकता है कि एक असर्शन के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ और हो, दूसरी असर्शन के लिए रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ और हो। एक तीर से 6 शिकार नहीं होने, एक तीर से 1 कर लो या 2 कर लो। दूसरी असर्शन के लिए अलग प्रोसीजर विल बी रेलिवेंट। ये बात समझ आ रही है? कह रहे हैं ये प्रोसीजर में प्रोवाइड एविडेंस व्हिच इज रेलिवेंट फॉर वन असर्शन बट नॉट फॉर। अब मैं आपसे कहता हूं, आपके सीनियर मैनेजर ने कहा ओ भाई जाओ क्लाइंट के पास जाके चेक करो, जो रजिस्ट्रेशन बुक्स में जो ओनर का नाम है वो इसी कंपनी का नाम है कि नहीं जो ऑडिट कर रहे हैं। ये कौन सी असर्शन है? ये एक ओनरशिप की। क्या इससे ये कंफर्म होगा कि गाड़ियां एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं? और अगर मैनेजर कहे जाओ नीचे फिजिकली वेरीफाई करके आओ गाड़ियां मौजूद है कि नहीं, क्या एग्जिस्टेंस फिजिकल वेरिफिकेशन से फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसीजर ओनरशिप की असर्शन के लिए रेलिवेंट है? नहीं। और क्या डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने वाला प्रोसीजर एग्जिस्टेंस की असर्शन के लिए रेलिवेंट है? नहीं। ये आपके मेन कंसेप्ट को भी सपोर्ट करता है कि असर्शन और प्रोसीजर रेलिवेंट होने चाहिए। समझ आ रही है आपको? ये बात समझ आई कि एक के लिए प्रोसीजर हो सकता है, दूसरे के लिए रेलिवेंट ना। तो लफ्ज असर्शन का कंसेप्ट बिल्ड हुआ कि नहीं? ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नीचे एरिया, हर एरिया के नीचे असर्शन। और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी काम करना है, असर्शन ज्यादा काम असर्शन लेवल पे करते हैं। क्लियर? दूसरे अहम कंसेप्ट की तरफ चलें। दूसरा अहम कंसेप्ट है हमारा डोर का, के 2 सिरे हैं। डोर के एक। अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं घर से कॉलेज आता हूं ना, तो घर से कॉलेज का डिस्टेंस कुछ हो रहा है, और कॉलेज से घर जाता हूं इसका डिस्टेंस कुछ हो रहा है। ये सच में ऐसा है, मजाक नहीं कर रहा, सीधा घर जाएगा। ये अच्छा ना, क्लास के बाद 50 रुपए नाम देने वाले। सीधा घर नहीं जा सकता, वन वे है, वन वे है। मुझे क्या करना पड़ता है? चक्कर लगा के, हाँ यूटर्न लगा के। ऐसा उसी तरह ऑडिट में याद रखें, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम होता है। आपने काउंटिंग में पढ़ा होगा कि पहले गुड्स डिस्पैच नोट बनता है, पहले सेल्स ऑर्डर, फिर गुड्स डिस्पैच नोट बनता है, फिर उसके बाद इनवाइस बनती है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है। तो डोर का एक सिरा है सीधा चलें। सीधा चले का मतलब क्या है? गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करें और देखें कि अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। एक तरीकाकार ये है, डोर का एक सिरा ये है सीधा। एक डोर का सिरा है रिवर्स चलना। वो क्या कि टी अकाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करें और देखें कि गुड डिस्पैच नोट अवेलेबल है कि नहीं। भाई समझ रहे हैं? पहला क्या है? गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करें और देखें टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। दूसरा क्या है? सेलेक्ट करें। ये दोनों डिफरेंट प्रोसीजर हैं। साइकिल एक ही है, ट्रांजैक्शन एक ही है, प्रोसीजर डिफरेंट है।
दोनों की असर्शन डिफरेंट है। हम इनकम स्टेटमेंट में, ये भी बैलेंस शीट की एग्जांपल दी थी, इनकम स्टेटमेंट सुन लें। इनकम स्टेटमेंट में हम दो चीजें चेक करते हैं। नंबर 1, सारी ट्रांजैक्शन सेल्स की कंप्लीटली रिकॉर्ड हो, कोई रह ना जाए। ऐसा ना हो सेल हुई है 12 की, रिकॉर्ड 10 की हो, या सेल 10 की हुई है, रिकॉर्ड 8 की हो। 8 ऐसे नहीं होना चाहिए, कंप्लीट हो। 10 है तो 10 रिकॉर्ड हो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओवरस्टेट हो जाए, यानी 10 है 12 हो जाए। अंडरस्टेट भी नहीं होनी चाहिए, ओवरस्टेट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टेट का हम नाम देते हैं कंप्लीटनेस, ओवरस्टेट का नाम देते हैं अकरेंस। लेकिन अभी फिलहाल मैं आसान अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। एग्री करते हैं? सेल्स 10 है, 10 रिकॉर्ड हो, ना 8 ना 12। अच्छा मुझे बताइएगा प्रोसीजर, अगर ये समझ आ गया ना, बहुत अहम कंसेप्ट समझ आ जाएगा। सेल्स रिकॉर्ड हुआ, गुड डिस्पैच नोट 10, मैंने देखना है रिस्क मेरा क्या है, कहीं 12 रिकॉर्ड तो नहीं हो गई, कहीं सेल्स ओवरस्टेटेड तो। मैं क्या चेक कर रहा हूं? ओवरस्टेटमेंट अलग चेक होगी, अंडरस्टेटमेंट अलग चेक होगी। ओवरस्टेटमेंट मुझे क्या करना चाहिए, रिस्क ज़हन में रखिएगा। 10 गुड डिस्पैच नोट है, कहीं 12 तो नहीं रिकॉर्ड होगी, यानी 2 फेक सेल रिकॉर्ड तो नहीं होगी। मुझे वो 2 फेक सेल ढूंढनी है, ओवरस्टेटमेंट ढूंढनी है। मेरा प्रोसीजर क्या आपने बताना सही है क्या गलत? मैं गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करूंगा और देखूंगा वो टी काउंट में रिकॉर्ड हो गया कि नहीं। हाँ ये चीज, इसमें तो ऑलरेडी वो चीजें आएंगी जो जेन्युइन है। अगर मेरे को फेक सेल ढूंढनी है ना, फेक सेल गुड डिस्पैच नोट में नहीं पड़ी, फेक सेल टी काउंट में पड़ी है। मुझे टी काउंट से सैंपल उठाना चाहिए और देखना चाहिए किस किस का जीडीएन है, जिस किस का जीडीएन है वो ठीक है, जिसका नहीं है वो फेक है। अच्छा, और अगर मैंने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड डिस्पैच नोट है 10, रिकॉर्ड 8 हो गई हैं, अब की बार कितनी, यानी अंडरस्टेटमेंट का रिस्क है। तो इसमें मेरा ख्याल ये है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टी काउंट में से सैंपल सेलेक्ट करके देखना चाहिए गुड डिस्पैच नोट है कि नहीं। ये गलत क्यों गलत है भाई? टी काउंट में तो ऑलरेडी वो है जो रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर मुझे अनरिकॉर्डेड चेक करनी है ना, तो वो तो जीडीएन में पड़ी होगी। साइकिल एक ही, ट्रांजैक्शन एक ही है, लेकिन आपने देखा अगर हमने अंडरस्टेटमेंट चेक करना है तो हमारा सीक्वेंस कुछ और है, डोर का सिरा कुछ और है, ए से बी। और अगर हमने ओवरस्टेटमेंट को चेक करना है तो फिर सीक्वेंस कुछ और है, फिर बी से ए जा रहे हैं। अंडरस्टेटमेंट के लिए ए से बी, ओवरस्टेटमेंट के लिए बी से। यही कंसेप्ट है, ये बहुत अहम कंसेप्ट है, बहुत अहम। क्या कि हमने अगर हमने अंडर टेस्ट करना है, अकरेंस कहते हैं, ओ फॉर अकरेंस, ओ फॉर ओवरस्टेटमेंट। अगर हमने ओवरस्टेटमेंट को चेक करना है कि हमारा अकाउंट ओवरस्टेटेड तो नहीं, अगर ओवरस्टेटेड है तो पता चल जाए। ओवरस्टेटेड ट्रांजैक्शन अगर आपने ढूंढनी है वो किधर से मिलेंगी, तो सैंपल कहां से उठाना है और कंपेयर किसे करना है, गुड डिस्पैच नोट से। और अगर आपने अंडरस्टेटमेंट को चेक करना है, कंप्लीटनेस मतलब अंडरस्टेटमेंट का मतलब क्या, वो गुड डिस्पैच नोट जो हो चुकी है फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं हुए, अब वही अंडरस्टेटेड होंगे ना, वो ढूंढने कहां से मिलेंगे, गुड डिस्पैच नोट से। वहां से सैंपल उठाएंगे, देखेंगे जो जो रिकॉर्ड हो गया वो ठीक है, और जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वही मिसस्टेटमेंट है। ये बात समझ आई? इस मिसाल को जो एंड में दिया ना मैंने, आपने घर जाके 10-12 दफा रिवाइज करना, यकीन कीजिए फायदा देगा, पे ऑफ है इसका। अंडरस्टेटमेंट पहले अंडरस्टेटमेंट ओवरस्टेटमेंट के साथ कंपेयर कीजिएगा, फिर आपने ओवरस्टेटमेंट को बोलना है ओवरस्टेटमेंट, ओवरस्टेटमेंट नहीं, टेक्निकल लफ्ज ओ फॉर अकरेंस, और अंडरस्टेटमेंट कहना है अंडरस्टेटमेंट नहीं, कंप्लीटनेस। लफ्ज बाद में, पहले इजी वर्ड के साथ कंसेप्ट बिल्ड करना है, जब कंसेप्ट पक्का हो जाए फिर टेक्निकल वर्ड रिप्लेस कर देने हैं। घर जाके 10-12 दफा लाजमी करना है, करेंगे? पक्की बात है। चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।